नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फीटल सर्विलेंस इन लेट प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे टू प्रिवेंट फीटल डेथ को रोका जा सके और किसी भी तरह का अननेसेसरी इंटरवेंशन ना लिया जा सके जो कि मदर के लिए रिस्की हो सकता है या फीटस के लिए रिस्की हो सकता है। तो हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने वाले हैं? क्लिनिकल, बायोकेमिकल, बायोफिजिकल। क्लिनिकल ये सब हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो मैं अगेन रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन ये इस लेट प्रेगनेंसी में भी इम्पॉर्टेंट है सो दैट हम जान पाएँ कि मदर का हेल्थ स्टेटस कैसा है और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करेगा। बायोकेमिकल टेस्ट में सबसे पहले है पल्मोनरी मैच्योरिटी असेस करने के लिए। सो पल्मोनरी मैच्योरिटी असेस करने के लिए हेल्प ली जाती है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो की। वो भी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले कंफर्मेशन ऑफ लंग मैचुरेशन। अगर लंग मैचुरेशन कंफर्म कर लिया जाए तो उससे रिड्यूस किए जा सकते हैं चांसेस आरडीएस के। आरडीएस क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो आरडीएस किसकी कमी से होता है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की कमी से होता है। ये सर्फेक्टेंट आता कहाँ से है? ये सिंथेसाइज करती हैं टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। उसके बाद ये पैक होता है लैमिनर बॉडीज़ में, उसके बाद डिस्चार्ज होता है लंग एल्वलाई में और उसके बाद पल्मोनरी फ्लूइड के थ्रू ये एमनियोटिक फ्लूइड तक आता है। ओके, नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। क्या किया जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में अगर लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशियो 31 से 32 वीक्स पे 1 होता है, ठीक है, और 35 वीक्स पे ये रेशियो 2 होता है। अगर ये रेशियो 2 है या 2 से ज़्यादा है तो एवरीथिंग इज़ फाइन विद फीटस लंग्स। ओके, तो पल्मोनरी मैच्योरिटी उस फीटस ने अटेन कर ली है। लेकिन अगर ये 2 से कम पाया जाता है तो आरडीएस के चांसेस होते हैं और ऐसे चांसेस ज़्यादातर प्री टर्म बेबीज़ में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हम उनको क्या करते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं बिफोर 34 वीक्स सो दैट उनके लंग की मैच्योरिटी वो अटेन कर पाएँ। नेक्स्ट इज शेक टेस्ट और बबल टेस्ट। इसे क्लीमेंट्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर मिक्स्ड विद 96% इथेनॉल, shaken for 15 seconds, inspected after 15 minutes for the presence of complete ring of bubbles at the meniscus। तो एमनियोटिक फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सर्फेक्टेंट है और सर्फेक्टेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बबल्स बनाता है। तो अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और 96% एथेनॉल के साथ इसका डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, 96% एथेनॉल के साथ मिक्स करके इसको डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, देन इसको शेक करना है 15 सेकेंड्स तक के लिए और फिर हम 15 मिनट्स के इंस्पेक्टेड आफ्टर 15 मिनट, तो 15 मिनट्स के बाद हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे। तो जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है सपोज, तो इसके मिनिस्कस पे इसके चारों तरफ बबल्स मिलेंगे, बबल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, कंप्लीट रिंग मिलेगी बबल्स की एट द मिनिस्कस। अगर मिलती है इफ़ प्रेजेंट तो टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ फीटल लंग शो करता है ये। ओके, नेक्स्ट इज फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स। ये भी सेम उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि फोम बनेगा। अगर सर्फेक्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद है तो फोम बनेगा। कैलकुलेटेड बाय यूटिलाइजिंग सीरियल डाइल्यूशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का सीरियल डाइल्यूशन किया गया है टू क्वांटिटेट द अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट, ये देखने के लिए कि उसमें सर्फेक्टेंट कितना है। अगर एफएसआई फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 47 होती है तो ये आरडीएस के रिस्क को एक्सक्लूड करता है। ओके, वर्चुअली प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, ये भी एक केमिकल है। अगर ये मौजूद है एमनियोटिक फ्लूइड में तो ये इंडिकेट करता है लंग मैच्योरेशन। सैचुरेटेड फॉस्फेटिडिल कोलिन, अगर इसकी वैल्यू इक्वल और मोर देन 500 नैनोग्राम पर ml है तो ये इंडिकेट करता है पल्मोनरी मैच्योरिटी को। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंस पॉलराइजेशन। इसमें भी रेशियो चेक किया जाता है सर्फेक्टेंट टू एल्बुमिन। सर्फेक्टेंट टू एल्बुमिन रेशियो चेक किया जाता है अगर प्रेजेंस ऑफ 55 mg ऑफ सर्फेक्टेंट पर ग्राम ऑफ एल्बुमिन। पर ग्राम एल्बुमिन पे 55 mg सर्फेक्टेंट मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है लंग मैच्योरिटी को। नेक्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड ऑप्टिकल डेंसिटी 650 नैनोमीटर वेवलेंथ पे ग्रेटर देन 0.15। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ऑप्टिकल डेंसिटी 0.15 से ग्रेट मिलती है तो ये इंडिकेट करता है लंग मैच्योरिटी को। नेक्स्ट लैमिलर बॉडी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें सर्फेक्टेंट पैक रहता है। तो ये क्या होती है? स्टोरेज फॉर्म होती है सर्फेक्टेंट की इन दी एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर इसकी वैल्यू 30,000 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब
जितना सर्फेक्टेंट होना चाहिए उतना है, तो ये इंडिकेट करता है पल्मोनरी मैच्योरिटी को। ओके, ऑरेंज कलर्ड सेल्स। ऑरेंज कलर्ड सेल्स क्या है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ डेस्क्यूमेटेड फीटल सेल्स रहते हैं, मतलब कुछ स्किन, जो फीटस की स्किन होती है उसके शेडेड सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड में से उन सेल्स को निकाल के अगर स्टेनिंग की जाए उन सेल्स की 0.1% नाइल ब्लू सल्फेट सोल्यूशन से, तो अगर वो सेल्स ऑरेंज हो जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑरेंज कलर्ड सेल्स, ठीक है, मोर देन 50%, अगर उन सेल्स के अंदर देखा जाए तो उन सेल्स में से मोर देन 50% सेल्स ने अगर ऑरेंज कलर का कलर ले लिया है, तो ये सजेस्ट करता है पल्मोनरी मैच्योरिटी को। नेक्स्ट आर द बायोफिजिकल असेसमेंट। बायोफिजिकल टेस्ट में जिसमें कि हम फिजिकल पैरामीटर्स चेक करने वाले हैं। सो ये टेस्ट होता है टू टेस्ट फॉर द यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को चेक करने के लिए टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि ये यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब है कि कोई कंडीशन जिसके थ्रू यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कर्टेल तो नहीं हो रहा है। यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कैसा है, फीटस को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ रहा है, फीटस हाइपोक्सिया की कंडीशन में तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए। तो फीटल बायोफिजिकल एक्टिविटीज़ आर इनिशिएटेड, मॉड्यूलेटेड एंड रेगुलेटेड थ्रू दिस फीटल नर्वस सिस्टम। हमारी फीटस की जितनी भी बायोफिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो किसके थ्रू रेगुलेट की जाती हैं, उसके फीटस के नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, हाइपोक्सिया हुआ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और जिसकी वजह से सीएनएस डिप्रेशन होगा, और फाइनली सीएनएस डिप्रेशन की वजह से उसके फीटस के बायोफिजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसकी हार्ट रिफ्लेक्सेस में, कार्डियक एक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके मूवमेंट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो फाइनली उसके सीएनएस को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, तो कौन कौन से टेस्ट हैं इसके अंदर? फीटल मूवमेंट काउंट, यूएसजी, कार्डियोटोकोग्राफी, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, वीएएस वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं फीटल मूवमेंट काउंट। फीटल मूवमेंट काउंट में क्या देखना है कि हमें 12 आवर्स के अंदर, ठीक है, टू सक्सेसिव डेज पे, लगातार 2 दिन 12 आवर्स के अंदर अगर 10 मूवमेंट्स चेक करने हैं। अगर 10 मूवमेंट्स मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर 10 मूवमेंट्स से लेस मिल रहे हैं, लेस देन 10 मूवमेंट्स मिलते हैं 12 आवर्स में 2 दिन तक लगातार, तो ये चिंता का विषय है, तो फिर हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना है। या फिर अगर नो मूवमेंट्स, बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं 12 आवर्स में, एक सिंगल डे पे भी 2 दिन चेक किया, 2 दिन में 12 घंटे चेक किया, 12 घंटे में हर दिन 12 घंटे में 10 मूवमेंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सब कुछ हेल्दी है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सिंगल डे चेक करना है, सिंगल डे में 12 घंटे में एक भी मूवमेंट नहीं मिला है, तो इन दोनों कंडीशन में हमें नोटिफाई करना है फिजिशियन को। नेक्स्ट, डेली फीटल मूवमेंट काउंट, ठीक है। डेली कैसे कर सकते हो कि आपको 3 दिन में 3 बारी 1-1 घंटे के लिए फीटल मूवमेंट काउंट चेक करने हैं, मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में, ठीक है। 3 बार हो गया, 1-1 घंटे के लिए हो गया। 1-1 घंटे में आपको देखना है कि 1-1 घंटे में चेक करना है, ओके। और 1-1 घंटे में आपको देखना है कि 1 सेकेंड, हाँ, तो 1-1 घंटे में आपको देखना है कि 3 काउंट मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे आपने मॉर्निंग में किया तो मॉर्निंग में 1 घंटे में एटलीस्ट 3 काउंट मिलने चाहिए। नून में किया तो नून में भी 1 घंटे में एटलीस्ट 3 काउंट मिलने चाहिए। तो इससे होगा क्या कि आपने 3 घंटे किया टेस्ट का टाइमिंग आपने सिर्फ 3 घंटे किया है, मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास 12 आवर का असेसमेंट आ जाएगा। यानी कि हमें 12 घंटे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फीटल मूवमेंट्स को, लेडी को 12 घंटे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेडी ने क्या किया कि उसने 3 घंटे के हिसाब से 12 घंटे का असेसमेंट निकाल लिया। तो अगेन फिर पैरामीटर्स वही हैं, इन्फ्रेंसेस वही हैं कि अगर 12 घंटे में 10 मूवमेंट्स मिलते हैं तो गुड, और अगर 10 मूवमेंट्स नहीं हैं 12 घंटे में, लेस देन 10 है, तो ये इंडिकेट करेगा फीटल कॉम्प्रोमाइज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, फीटल मूवमेंट काउंट, लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट काउंट इज फॉलोड बाय डिसअपीयरेंस ऑफ फीटल हार्ट रेट विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये यूजुअली ऐसा होता है कि अगर फीटल मूवमेंट्स लॉस्ट हैं तो उसके बाद हमें नेक्स्ट 24 आवर्स में फीटल हार्ट रेट भी डिसअपीयरेंस देखने को मिलती है।
ओके, सो मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज फीटल मूवमेंट्स। फीटल मूवमेंट्स के साथ अगर फीटल मूवमेंट्स इंक्रीज्ड देखने को मिले हैं तो उसके साथ मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया वन ऑफ द कंडीशन है जो देखने को मिलती है जब उस मैटरनल मतलब माँ के ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तब फीटल मूवमेंट्स इंक्रीज देखने को मिलते हैं। डिक्रीज कब देखने को मिलते हैं, या तो फीटल स्लीप सो रहा है वो, ठीक है, फीटल अनॉमलीज की कंडीशन में एंटीरियर प्लेसेंटा हो, या फिर हाइड्रोमनियस, ओबेसिटी, ड्रग्स ले नारकोटिक्स वगैरह, या फिर मदर स्मोकिंग करती हो, हाइपोक्सिया, इस सारी कंडीशन में देखने को मिलती हैं फीटल मूवमेंट्स डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट ये क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट अलॉन्ग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल मूवमेंट्स। फीटल मूवमेंट्स के साथ फीटल हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग, सो दैट कि हम पता लगा सकें कि फीटल की कार्डिक एक्टिविटी कैसी है, उसके कार्डिक रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, और ये हम चेक करते हैं अगेन टू चेक हर सीएनएस की अलर्टनेस कैसी है, सीएनएस का डिप्रेशन, ये सब चेक करने के लिए। हाइपोक्सिया तो नहीं है, फीटल कॉम्प्रोमाइज स्टेट में तो नहीं है। एनीवे हम एनएसटी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बात की तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम ये समझेंगे यहाँ पर शॉर्ट में। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली इसको अगर समझना है तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट दो आते हैं, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव रीअश्योरिंग है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन विद फीटस हमारे लिए हेल्दी है, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसकी टेस्ट से हम प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन जब से टेस्ट किया है उस वक्त फीटस हेल्दी है, ये रिएक्टिव का मतलब है। नॉन रिएक्टिव, नॉन रीअश्योरिंग मीन्स फीटल कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट पे हो सकता है, फीटल रिस्क पे हो सकता है, तो उसके लिए फिर आगे टेस्ट चेक करने के लिए आगे टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो एनएसटी की ड्यूरेशन ये इट शुड बी डन ट्वाइस वीकली इन कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हैं, लाइक कोई मदर जिसको डायबिटीज़ है, IUGR, ऐसे केसेस में, या फिर प्री एक्लैम्पशिया, इस तरह के केसेस में ट्वाइस वीकली कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनएसटी कैन बी कंडक्ट आप 28 वीक से कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि तब से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मैच्योर हो जाता है, लेकिन यूजुअली ये टेस्ट 32 वीक्स के बाद ही होता है, कराना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट इसमें होता क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन चेक करने के लिए होता है ये टेस्ट ऑफ द फीटो प्लेसेंटल यूनिट ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन वैन द ब्लड फ्लो थ्रू द यूनिट इज कर्टेल, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि मदर की बॉडी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस किए जाएंगे थ्रू ऑक्सीटोसिन, थ्रू निप्पल स्टिमुलेशन। तो कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट करने से उस वक्त ब्लड फ्लो चेक किया जाएगा कि उस वक्त ब्लड फ्लो कैसा है फीटो प्लेसेंटल यूनिट में, ठीक है। तो ये नेगेटिव टेस्ट एसोसिएटेड विद द फीटल गुड आउटकम, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स गुड आउटकम, हम समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा आया है बेबी की तरफ से, फीटस की तरफ से। पॉजिटिव CST एसोसिएटेड होता है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ IUD से, फीटल डिस्ट्रेस को शो करता है इन द लेबर, और लो अबगार स्कोर, इन सब चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है अगर CST पॉजिटिव आया है तो। नेक्स्ट, कार्डियोटोकोग्राफी, एक नॉर्मल ट्रेसिंग कार्डियोटोफोग्राफी की आफ्टर 32 वीक्स कैसी होती है, एक नॉर्मल ट्रेसिंग जिसमें कि हार्ट रेट 110 से 160 हो, क्योंकि 110 से नीचे गया तो क्या बोला जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, 160 से ऊपर हुआ तो टैकीकार्डिया, तो वो नहीं चाहिए। बेसलाइन वेरिएबिलिटी 5 to 25 बीट्स पर मिनट क्या होती है वेरिएबिलिटी, ये हमने नॉन NST वाले वीडियो में बता रखा है। एक्सेलरेशंस 2 और मोर ड्यूरिंग 20 मिनट्स पीरियड, ठीक है। तो एक्सेलरेशंस मिलने चाहिए कितने, 2 या 2 से ज़्यादा 20 मिनट्स के पीरियड के ऑब्जर्वेशन में। डेसेलरेशन या तो मिलने ही नहीं चाहिए, अगर आ भी रहे हैं तो अर्ली टाइप ऑफ डेसेलरेशन मिलने चाहिए, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के। तो डेसेलरेशन 3 टाइप से होते हैं, अर्ली, लेट, वेरिएबल, ये भी हमने समझा रखा है CST वाले वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा। तो डेसेलरेशन या तो मिलने ही नहीं चाहिए, या अगर आ भी रहे हैं तो अर्ली, और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया हैं तो ये नॉर्मल ट्रेसिंग कहलाएगी आफ्टर 32 वीक्स CTG के अंदर, ठीक है। वाइब्रोएकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, ये क्या होता है, VAS, इससे हम फीटल स्लीप की स्टेट को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम क्वाइट टू एक्टिव। तो ये कब किया जाता है, जैसे कि अगर हमने फीटल मूवमेंट्स चेक कर रहे हैं, फीटल मूवमेंट्स कब कम आ रहे थे, जब फीटल स्लीप में था। तो अगर हमें देखना है कि फीटल स्लीप को चेंज करना है क्वाइट से एक्टिव स्टेट में, तो हम VAS की सपोर्ट लेते हैं, वाइब्रोएकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये कैसे किया जाता है, इट इज़ डन यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक लैरिंग्स प्लेस्ड ऑन द मैटरनल एब्डोमेन। इलेक्ट्रॉनिक लैरिंग्स की हेल्प से किया जाता है,
ठीक है। एक रिएक्टिव एनएसटी, अगर हमने एनएसटी अभी परफॉर्म किया था, पीछे हमने देखा था नॉन स्ट्रेस टेस्ट, तो अगर वो रीअश्योरिंग आ रहा है वीएएस के बाद तो वो इंडिकेट करता है एक रिएक्टिव फीटस को, मतलब फीटस अभी रिएक्टिव है, हेल्दी है। ठीक है। बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग, इसे मैनिंग स्कोरिंग भी बोलते हैं। इट इज़ गिवन बाय मैनिंग इन 1992। और ये बीपीपी भी हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में अभी हम इसको स्किप करते हैं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन इसको सेपरेटली समझाया है, अच्छे समझाया है, तो हम उसी वीडियो में इसको देखेंगे। फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिकेट्स नॉन रिएक्टिव एनएसटी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। इंडिकेशंस के फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल के इंडिकेशंस क्या रहेंगे कि जब हमने एनएसटी परफॉर्म किया, एनएसटी अगर नॉन रिएक्टिव आया, नॉन रीअश्योरिंग आया है, तो हम आगे चल के उसके फर्दर कंफर्मेशन के लिए बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट लगाते हैं। किस में लगाते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में। एन एबनॉर्मल स्कोर ऑफ 4 और लेस इज एसोसिएटेड विद द फीटल एसिडेमिया। अगर इसमें स्कोरिंग सिस्टम थी, पीछे हमने देखा था स्कोर दे रखे थे, तो अगर स्कोर 4 आता है या उससे कम आता है तो फीटल एसिडेमिया हो सकता है। एबनॉर्मल बीपीपी इज एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ एंड पेरिनेटल मॉर्टिलिटी। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल बीपीपी आता है तो हाई रिस्क हो सकते हैं स्टिल बर्थ के और पेरिनेटल मॉर्टिलिटी के। मॉडिफाइड बीपीपी इंक्लूड्स, मॉडिफाइड बीपीपी के अंदर कौन सी दो चीज़ें आती हैं? नॉन स्ट्रेस टेस्ट आता है और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी इट इज़ द मेन डायग्नोस्टिक टूल टू असेस फीटल ग्रोथ। मेन डायग्नोस्टिक टूल क्यों है? क्योंकि इससे कंफर्मेशन मिल जाता है, काफ़ी सारी वैल्यूज़, काफ़ी सारी फाइंडिंग्स पता चल जाती हैं एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो IUGR कैन बी डायग्नोस्ड, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को डायग्नोस एक्यूरेटली किया सकता है किसके थ्रू? BPD, बाइपैराइटल डायमीटर के थ्रू, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, फीटल लेंथ एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम्स के थ्रू। ओके, तो कैसे पता कर सकते हैं इन पैरामीटर्स के थ्रू? फॉर एग्जांपल BPD, बाइपैराइटल डायमीटर, एक नॉर्मल फीटस में बाइपैराइटल डायमीटर आफ्टर 34 वीक्स हर एक हफ्ते पर वीक 1.7 mm इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और ऐसे ही एक और रेशियो हो गया हेड सर्कमफ्रेंस और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो होता है वो भी मोर देन 1 मिलता है हमें आफ्टर 34 वीक्स। तो आफ्टर 34 वीक्स ये सब सारे रेशियोस, ये सारी फाइंडिंग्स, इन सब चीज़ों के थ्रू फॉर एग्जांपल हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ये 1.7 mm इंक्रीज़ मिल रहा है पर वीक एक नॉर्मल फीटस में 34 वीक्स के बाद, अगर ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो हम IUGR सस्पेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हेड सर्कमफ्रेंस एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का रेशियो है वो मोर देन 1 होता है आफ्टर 34 वीक्स, अगर ये लेस मिल रहा है तो हम IUGR सस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इट इज एक्सेस और लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एमनाइज असेस्ड बाय एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। तो हम ओलिगो या पॉलीहाइड्रोमिया ऐसा कोई कंडीशन है उसको पता लगा सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के थ्रू। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं? 5 to 24 इज नॉर्मल, अगर लेस है 5 से तो इंडिकेट ओलिगो। हाइड्रोमिया एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरिनेटल मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, तो ज़्यादा चांसेस हैं मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी के। नेक्स्ट डॉपलर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम ब्लड फ्लो का पता लगा सकते हैं, किसमें? आर्टीरियल एंड वीनस बैड्स में। तो अगर आर्टीरियल डॉपलर करेंगे तो अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड फ्लो कैसा है, वीनस डॉपलर करेंगे तो डक्टस विनोसस में, अम्बिलिकल वेन्स में ब्लड फ्लो कैसा है, ये पता लगा सकते हैं। तो समरी, फाइनली हम समराइज करेंगे इस टॉपिक को। हमने इसमें क्या क्या देखा? एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, फीटल सर्वेलेंस हमने अर्ली प्रेगनेंसी में ही कर लिया था थ्रू साइटोजेनिक, बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स। बायोफिजिकल में हमने चेक किया कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, अगर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट हैं तो लेडी के पास ऑप्शन है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। ठीक है, अगर एब्सेंट है तो हम फर्दर क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें कि हमने उसका वेट, BP ये सब चेक करना था। ठीक है, उसके बाद हम डेली फीटल मूवमेंट काउंट रेट भी चेक करेंगे फ्रॉम 28 वीक से हम उसके डेली फीटल मूवमेंट्स काउंट चेक करेंगे, जो कि हमने देखने थे कि 12 आवर्स में 10 मिलने चाहिए एटलीस्ट। तो अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो फिर हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखेंगे। और उसके बाद अगर फीटस अभी भी रिएक्टिव है यानी कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो हम इस टेस्ट को रिपीट करेंगे, टेस्ट को एज नेसेसरी। और बाकी सारे इंटरवेंशंस ऐसे केस में नहीं लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल BPP की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए हमारा इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू अवॉइड अननेसेसरी इंटरवेंशन।
तो अगर नॉर्मल आ रहा है तो ये सिनेरियो हो गया, लेकिन अगर डेली फीटल मूवमेंट काउंट्स एबनॉर्मल आ रहे हैं तो फिर हम एनएसटी को सजेस्ट करेंगे उस वुमेन को, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे जिसमें कि हमने 20 मिनट के अंदर 2 और मोर देन 2 एक्सेलरेशन देखने थे। अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉन रिएक्टिव आ रहा है, नॉन रीअश्योरिंग आ रहा है, मतलब एक अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है एनएसटी से, तो हम उसको कंफर्मेशन के लिए फर्दर एवेल्यूशन की मॉडिफाइड बीपीपी करवाएंगे। मॉडिफाइड बीपीपी अगर नॉर्मल आ रहा है तो अच्छी बात है, तो फिर हम इसे रिपीट कराएंगे टेस्ट को वीकली इंटरवल पर। लेकिन अगर एबनॉर्मल आ रहा है तो फिर हमें डिटेल्ड बीपीपी कराना है और साथ में डॉपलर वेलोसिमेट्री स्टडीज़ की हेल्प भी लेनी है। उसके बाद जब हमने डिटेल बीपीपी करा लिया तो उसके बाद फिर फीचर्स की मैनेजमेंट, मदर की मैनेजमेंट बीपीपी के स्कोर पे और वेलोसिमेट्री जो डॉपलर वेलोसिमेट्री स्टडी है उसके स्कोरिंग के बेसिस पे की जाएगी। So this is all about this chapter which is antenatal assessment of fetal well-being। और I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Do not forget to subscribe this channel and thank you. Have a good day. Have a good day. Bye.